जय हिंद दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने परिवार शाक्या जी जीके क्लासेस में। तो जो भी स्टूडेंट आरपीएफ कांस्टेबल 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, तो आप सभी को पता है आपके एग्जाम 2 मार्च से स्टार्ट हो रहे हैं दोस्तों। ठीक है, और एग्जाम को क्रैक करने के लिए जीके जेएस में अच्छा स्कोर तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि मैथ रीडिंग तो सभी करेंगे, जो जीके जेएस को फोड़ेगा वही बाजी मारेगा। ठीक है, तो आपकी तैयारी के लिए मैं आपके लिए वो क्वेश्चंस लेके आया जीके जीएस के जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले। इन टॉपिक से 100% क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। इन टॉपिक से रिलेटेड एक भी क्वेश्चन आप छोड़कर नहीं जाओगे दोस्तों। ठीक है, इन टॉपिक्स को पढ़ लेना, संभावित प्रश्न है दोस्तों आपके लिए। बिना समय गवाए क्लास को स्टार्ट करेंगे। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। ठीक है, इन टॉपिक से आपको क्वेश्चन पढ़ने हैं, जरूर पढ़ने हैं दोस्तों। ये वो टॉपिक्स है जहां से क्वेश्चन आना फिक्स है। ठीक है, वर्धा प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया गया था? 1945, 1940, 1944 या 1942? क्या आंसर होगा इसका, बताइए। तो गुरुजी जो वर्धा प्रस्ताव है वो 8 अगस्त 1942 को पारित किया गया था दोस्तों। 8 अगस्त 1942 को दोस्तों। ठीक है, 8 अगस्त 1942 को प्रस्तावित किया गया था दोस्तों। यहीं से दोस्तों, इसी प्रस्ताव से दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन का आंदोलन शुरू होता है। भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट होता है भाई। भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, मुंबई में दोस्तों ये है। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, मुंबई के दोस्तों ग्वालियर टैंक मैदान से महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा मतलब दिया था, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, आंदोलन। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। अब रही बात इसकी पीडीएफ, वो आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ये प्रश्न बताएंगे 14 सूत्री फॉर्मूला किससे संबंधित है? मोहम्मद अली जिन्ना से, महात्मा गांधी जी से, भगत सिंह जी से या फिर जवाहरलाल नेहरू जी से? बताइए दोस्तों, क्वेश्चन बहुत ही अल्टीमेट है। भगत सिंह का दोस्तों नारा ध्यान रखना, साम्राज्यवाद का नाश हो। लिख लो, साम्राज्यवाद का नाश हो, बहुत पूछा जाता है। साम्राज्यवाद का नाश हो, साम्राज्यवाद का नाश हो, साम्राज्यवाद का नाश हो, ये इनका नारा है दोस्तों। ठीक है, बहुत पूछा जाता है दोस्तों, ये इनका नारा है दोस्तों। ठीक है, इन्होंने दोस्तों नौजवान सभा की स्थापना की थी। नौजवान सभा, ठीक है, नौजवान सभा। ठीक है, तो हमारे इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो होगा मोहम्मद अली जिन्ना। ये मोहम्मद अली जिन्ना से संबंधित है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। ये प्रश्न बताएंगे फिलहाल आप लोग। अकबर ने फरजंद की उपाधि किसे प्रदान करी थी? मिर्जा मनोहर को, राजा मानसिंह को, अब्दुल रहीम को या बीरबल को? क्या आंसर होगा दोस्तों? आप सभी को पता होना चाहिए इसका आंसर, क्योंकि मैं दोस्तों अकबर से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस करवा चुका हूं ऑलरेडी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, हमारे इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो होगा राजा मानसिंह को दोस्तों, है ना, बैरम खान और राजा मानसिंह को दोस्तों। ठीक है, अकबर के नवरत्नों में से एक था दोस्तों, अकबर का सलाहकार था दोस्तों। ठीक है, और अकबर की सेना का सेनापति था। अकबर की सेना का सेनापति था, लिख लो, अकबर की सेनापति, अकबर की सेना का सेनापति, अकबर की सेना का सेनापति था, सेना का सेनापति। ठीक है दोस्तों, अकबर के 9 रत्न अच्छे से रट लेना। ठीक है, और ऐसे रटना है कि एग्जाम में आए और क्वेश्चन आप फोड़ दो। मतलब रटना ऐसे जैसे आपने जैसे राजा मानसिंह पढ़ा, ये अकबर की सेना में क्या था, मतलब हर एक की विशेषता बताते हुए आपको रटना है। ठीक है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या होने वाला है। तिलहन किस फसल के अंतर्गत आती है? खरीफ, रबी, जायद या इनमें से कोई नहीं? आंसर करिए कमेंट बॉक्स में दोस्तों। अब दोस्तों समय यह है कि जितना रिवीजन करोगे उतना बेनिफिशियल रहेगा। रिवीजन पूरा करना है, अंत तक बने रहिएगा साथियों। एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखना। ये वो क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में इन टॉपिक से क्वेश्चन देखने को मिलेगा और यहां से क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो बिल्कुल अगर आप लोग खरीफ टिक करें तो बिल्कुल सही टिक करें दोस्तों। ठीक है, ये जो कंटेंट तैयार किया जाता है दोस्तों आपके प्रीवियस ईयर पेपर्स को ध्यान में रखते हुए, अभी जो रिसेंटली रेलवे के थ्रू एग्जाम्स हुए हैं, एलपी, ठीक है, टेक्निकल ग्रेड, है ना, जेई इन और जी आरपीएफ एसआई के, इन सभी को ध्यान में रखते हुए कंटेंट तैयार किया जाता है। पर्यावरण प्रदर्शन सूचांक 2024 का में भारत का क्या स्थान है? वेरी इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट। हम इन चारों क्वेश्चंस का ट्रीटमेंट करेंगे, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले आंसर तय करेंगे 176। ठीक है, 176वीं रैंक रही है हमारे पर्यावरण प्रदर्शन सूचांक में हमारे भारत की दोस्तों। ठीक है, 105 दोस्तों, ये याद करो, भूख सूचांक प्रदर्शन में, भूख प्रदर्शन सूचांक में भारत की 105वीं स्थान रही है। हंगर इनोवेशन है ना, भूख सूचांक में, भूख सूचांक में दोस्तों भारत की कौन सी रैंक रही? भूख सूचांक भूख प्रदर्शन सूचांक में दोस्तों भारत की 105वीं रैंक रही है। ग्लोबल इनोवेशन में भारत की 39वीं रैंक रही है दोस्तों। ग्लोबल इनोवेशन, ग्लोबल इनोवेशन, ग्लोबल इनोवेशन, ग्लोबल इनोवेशन में दोस्तों भारत की कौन सी रैंक रही है दोस्तों? ग्लोबल इनोवेशन,
ग्लोबल इनोवेशन में भारत की 39वीं रैंक रही है, आपको ये ध्यान रखना दोस्तों, ठीक है, एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है दोस्तों। और ये हंगर में दोस्तों ये 15वीं दोस्तों इन्वेस्टमेंट में भारत की कौन सी रही है, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट है ना, भारत की 15वीं स्थान रही है वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट में भारत की कौन सी रैंक रही है, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 15वीं रैंक रही है, ठीक है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, प्रमुख सूचांक पढ़कर जाना है, एग्जाम में पूछे जाएंगे दोस्तों, ठीक है। फिर मत बोलना कि हमें बताया नहीं। हमारे इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा 176, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, बताइएगा इसका आंसर क्या होने वाला है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, पीवी सिंधु ने टोक्यो ओलंपिक में कौन सा मेडल जीता है, कांस्य, स्वर्ण, रजत या इनमें से कोई नहीं। क्या आंसर होने वाला है आपको कमेंट करके बताएंगे दोस्तों, बताइए दोस्तों। वर्तमान में दोस्तों आईओसी यानी ओलंपिक संघ समिति की दोस्तों वर्तमान में अध्यक्ष भी है ना, तो इसका आंसर होगा कांस्य पदक दोस्तों, कांस्य पदक। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बताइए इसका आंसर। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, फूलपति लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है, महाराष्ट्र, मणिपुर, बिहार या मध्य प्रदेश। क्या आंसर होने वाला है, फूलपति लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है, फूलपति लोक नृत्य ये संबंधित है मध्य प्रदेश से, अब मध्य प्रदेश के आपको कौन कौन से नृत्य और ध्यान रखने हैं, एक तो आप ध्यान रखना दोस्तों मटकी नृत्य दोस्तों मध्य प्रदेश का ही है। जवारा नृत्य मोस्ट इंपोर्टेंट है, जवारा नृत्य मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों। भगोरिया नृत्य भी इंपोर्टेंट है, भगोरिया नृत्य भी इंपोर्टेंट है। काक्सर नृत्य भी इंपोर्टेंट है, काक्सर भी ध्यान रखना है दोस्तों आपको, काक्सर, ठीक है। अहिरी नृत्य भी ध्यान रखना, अहिरी नृत्य दोस्तों, ठीक है। और कुर्मा नृत्य भी है दोस्तों, ठीक है। तो ये कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट नृत्य जो आपको ध्यान रखना है मध्य प्रदेश के दोस्तों। महाराष्ट्र में लावणी नृत्य बहुत पूछा जाता है, लावणी नृत्य बहुत पूछा जाता है दोस्तों, लावणी, पोवड़ा, ये वो इंपोर्टेंट, धनगढ़ी, गाजा, ये सारे इंपोर्टेंट है, ठीक है, सारे इंपोर्टेंट है। और ये महाराष्ट्र के कुछ इंपोर्टेंट है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों, ठीक है। हमारे इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी है फिलहाल, ठीक है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, ये प्रश्न बताएंगे आप लोग। बाणासुर सागर बांध किस राज्य में स्थित है, गोवा में, केरल में, बिहार में या मध्य प्रदेश में दोस्तों। बताइए दोस्तों, मध्य प्रदेश में दोस्तों एक नदी है दोस्तों, कौन सी है, बताइए दोस्तों। मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी है, वहां पर दोस्तों जलप्रपात पूछे जाते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो आप लोग याद कर लेना, ठीक है। कपिल धारा हो गए, धुआंधार, ये तो पूछे जाते हैं दोनों। इस प्रश्न का आंसर बताएंगे। बाणसुर ये बांध है दोस्तों, ये केरल में। एक दोस्तों बांधों से रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, ठीक है। केरल है इसका सही जवाब, इसीलिए दोस्तों मैं आपकी प्रैक्टिस भी करा रहा हूं। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। चलिए ये प्रश्न बताइए आप लोग, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एक एक इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों को अंत तक बने रहना है और एक एक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है दोस्तों, ठीक है। आप बीच में क्लास नहीं छोड़ेंगे, अंत तक मेहनत करनी है मेरे साथ मिलकर। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ डाकघर किस झील पर स्थित है, बताइए। बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन डेबर झील, दूसरा वुलर झील, तीसरा असुम्पा झील, चौथा डल झील। बताइए दोस्तों, डेबर झील की बात करें दोस्तों, ये राजस्थान के उदयपुर में स्थित है, राजस्थान के उदयपुर में ये दोस्तों राजस्थान के उदयपुर में, ठीक है। वुलर झील दोस्तों कहां की है, वुलर झील बताइए, असुम्पा बताइए दोस्तों, और डल झील। पहले तो इसका आंसर टिक करेंगे, इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो डल झील है, जम्मू कश्मीर की। कहां की है, जम्मू और कश्मीर की दोस्तों, ठीक है। वुलर झील भी जम्मू और कश्मीर की, ठीक है। यहां पर जो असुम्पा झील है ना दोस्तों, असुम्पा झील ये दोस्तों ओडिशा के कटक की है, ओडिशा के कटक, ठीक है। ओडिशा के कटक की है दोस्तों, ओडिशा कटक, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है, ओडिशा के कटक, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन हमारे प्रश्न का डी ऑप्शन है, ठीक है। ये प्रश्न बताएंगे आप लोग। क्वेश्चन कह रहा है, उमा की तपस्या, शिव पार्वती, बसंत प्रणाम आदि प्रतिभाशाली चित्रकार की उत्कृष्ट कृतियां किसकी हैं, ये M.F. हुसैन की, सतीश गुजराल की, जैमिनी राय की या नंदलाल बोस की। ये कृतियां किसकी हैं, एक बार कमेंट करके बताएंगे आप लोग। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। तो ये कृतियां हैं नंदलाल बोस की दोस्तों, किसकी, नंदलाल बोस की हैं। अंत तक बने रहना, एक एक क्वेश्चन को फोड़ना आप लोगों को, ठीक है। इस प्रश्न का आंसर, सिंधु सभ्यता के अधिकांश निवासी किस प्रजाति के थे, बताइए। ग्री नारायण,
सॉरी निग्रायड, निग्रायड है ना, निग्रायड, मंगोलियाय, भूमध्य सागरीय या प्रोटो ऑस्ट्रेलायड? बताइए दोस्तों। सिंधु सभ्यता के अधिकांश निवासी किस प्रजाति के दोस्तों थे? बताइए बताइए दोस्तों, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है भाई। सिंधु घाटी सभ्यता के दोस्तों, इसी को दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता को दोस्तों और किस नाम से जाने, इसे कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहा जाता है। कांस्ययुगीन सभ्यता, इसे कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहा जाता है, एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, इसे कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, इसका जो आंसर रहने वाला है मेरे मित्रों, वो आंसर रहेगा भूमध्य सागरीय। ठीक है, सिंधु घाटी के अधिकांश निवासी किस प्रजाति के थे? भूमध्य सागरीय प्रजाति के निवासी थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। जजिया कर किसके शासनकाल में पुनः लगाया था दोस्तों? बताइए, अगर जजिया कर की बात करें गुरुजी, जजिया कर तो ये लगाया था सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम ने। इसका भारत पर सफल आक्रमण रहा था, ये ध्यान रखना, लिख लो, मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम, क्या ध्यान रखोगे? मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद बिन कासिम, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, सबसे पहले लगाया था जजिया कर दोस्तों। किस पर लगवाया था ये जजिया कर दोस्तों? इसने जो ये जजिया कर लगाया था दोस्तों, गैर मुस्लिम पर लगाया था दोस्तों, गैर मुस्लिम पर है ना, गैर मुस्लिम लोगों पर, गैर मुस्लिम लोगों पर, गैर मुस्लिमों पर। इसने जो ये जो जजिया कर लगाया था वो गैर मुस्लिमों पर लगाया था, गैर मुस्लिमों पर लगाया था। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना। ये आप लोग थोड़ा सा बेसिक है, जो आप थोड़ा सा ध्यान रखना, एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, और इसको जो पुनः लगवाया था वो उसका नाम क्या आएगा? औरंगजेब, जिसे जिंदा पीर कहा जाता है। 1707 में इसकी मृत्यु हो गई थी दोस्तों। 1707 की मृत्यु को होने के बाद मुगल साम्राज्य का पतन स्टार्ट हो गया था दोस्तों, है ना। औरंगजेब, जिसे जिंदा पीर कहा जाता है। एग्जाम में पूछा जाता है कि जिंदा पीर किसे कहा जाता है? जिंदा पीर, जिंदा पीर कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, इसकी दोस्तों मृत्यु कब हो गई थी दोस्तों? किसी को पता तो बताइए। 1707 में दोस्तों, है ना। इसकी मृत्यु भी पूछी जाती है दोस्तों कि इसकी मृत्यु कब हुई थी दोस्तों। ठीक है, औरंगजेब और दारा शिकोह, दारा शिकोह इसका बड़ा भाई था दोस्तों। इनके बीच में फाइट हुई थी दोस्तों, आपको ध्यान होगा, सामूगढ़ का युद्ध दोस्तों, आगरा में हुआ था 1658 में दोस्तों, है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट वो युद्ध था दोस्तों, बहुत ही दोनों भाई लड़ा गए थे दोस्तों, है ना। तो ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। इस प्रश्न का आंसर बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा गवर्नर जनरल में, मतलब कौन सा गवर्नर जनरल में व्यक्तिगत सिद्धांत से जुड़ा है दोस्तों? इनमें से कौन सा गवर्नर जनरल है जो व्यक्तिगत सिद्धांत से जुड़ा था दोस्तों? बताइए, कौन सा गवर्नर जनरल व्यक्तिगत सिद्धांत से जुड़ा था? एक बार आप लोग कमेंट के माध्यम से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा दोस्तों। वो कौन सा गवर्नर जनरल था जो व्यक्तिगत सिद्धांत से जुड़ा था दोस्तों? बताइए, आंसर देंगे आप लोग। वो कौन सा गवर्नर जनरल था जो व्यक्तिगत सिद्धांत से जुड़ा था दोस्तों? बताइए। तो गुरुजी, इसका जो आंसर होगा, इसका जो आंसर होगा, ये तो बड़ा कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है, कैसे करेंगे इसका आंसर? ये तो बड़ा कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है। दलहौजी, अरे याद करो दोस्तों, इस व्यक्तिगत सिद्धांत को दलहौजी कंसेप्ट भी कहा जाता है, मतलब कि हड़प नीति भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है स्टूडेंट्स? हड़प नीति। अब तो पता चली गया, हड़प नीति, हड़प नीति, हड़प नीति, है ना। राज्यों को हड़प लेता था दोस्तों। सबसे पहले सतारा का नाम लिया था दोस्तों, महाराष्ट्र का, है ना, नीति। ये ध्यान रखना, सबसे पहले सतारा का नाम निकल कर आता दोस्तों, हड़प नीति। ठीक है, तो ये दलहौजी नाम से प्रसिद्ध है दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन मैं आपके स्क्रीन पर ला रहा हूं, फिलहाल इसका आंसर बताएंगे आप लोग कमेंट करके। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि किस गवर्नर जनरल ने भारत में सती प्रथा का अंत कर दिया था भाई साहब? बताइए, बताएंगे स्टूडेंट्स, किसका इसका आंसर क्या होगा? तो बिल्कुल इसका जो आंसर होगा गुरुजी वो विलियम बेंटिंग होगा। ये विलियम बेंटिंग कौन था? भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था, भारत का गवर्नर जनरल था, लिख लो, भारत का जीजी था, भारत का गवर्नर जनरल, भारत का गवर्नर जनरल, भारत का गवर्नर जनरल। ठीक है, तो ये बेसिक फैक्ट आप लोग ध्यान में रखना, भारत का गवर्नर जनरल था। ये प्रश्न बताइएगा आप लोग, क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्न में से मुंडका उपनिषद किस वेद से संबंधित है? सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद या अथर्ववेद? बताएंगे इसका आंसर क्या होगा? सभी वीर बताएंगे, बताइए दोस्तों। ऋग्वेद तो सभी को पता होगा, सबसे प्राचीन वेद है दोस्तों। सामवेद को दोस्तों संगीतों का जनक कहा जाता है, इसमें सामवेद को, है ना, सामवेद को संगीत का जनक कहा जाता है, लिख लो, संगीत का जनक, संगीत का जनक। ठीक है, फिलहाल हमारे जो इस प्रश्न का आंसर होगा वो होगा अथर्ववेद को। अथर्ववेद को क्या दोस्तों, क्या मुंडक उपनिषद में है दोस्तों, है ना। अथर्ववेद बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। ये प्रश्न बताएंगे मेरे स्टूडेंट्स आप लोग कमेंट करके।
दाग एवं चेहरा प्रथा की शुरुआत किसने की थी? बलबन ने, सिकंदर लोधी ने, अलाउद्दीन खिलजी ने या फिरोज शाह तुगलक ने? बताएंगे आप लोग क्या आंसर होगा दोस्तों, इसका सही आंसर क्या होगा बताइए। अल्टीमेट क्वेश्चन है। बलबन दोस्तों इल्तुतमिश का दामाद था, है ना, ये भी ध्यान रखना, एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों। ये दोस्तों गुलाम वंश के राजा हैं सारे, है ना, क्योंकि गुलाम वंश में आपको 3 राजाएं पढ़ने पड़ते हैं शक्तिशाली। क्यों, कौन कौन से? एक तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो फाउंडर है गुलाम वंश का, है ना, और दोस्तों वास्तविक फाउंडर पूछे, दिल्ली सल्तनत का संस्थापक पूछे तो इल्तुतमिश टिक करना है दोस्तों, ठीक है। ठीक है, इल्तुतमिश तो गुलामों का गुलाम है, उसके बाद बलबन आता है। तो ये 3 राजा आपको पढ़ने हैं, इल्तुतमिश, बलबन और ऐबक, ये 3 राजा पढ़ने गुलाम वंश से। फिलहाल इसका आंसर आप लोग टिक करेंगे बिल्कुल, अलाउद्दीन खिलजी, बिल्कुल सही है। घोड़े दागने की प्रथा, अलाउद्दीन खिलजी, बिल्कुल सही है। सिकंदर लोधी गुरुजी, इन्होंने आगरा शहर बसाया, आगरा शहर बसाया, आगरा शहर बसाया, आगरा शहर बसाया दोस्तों। इसने क्या किया दोस्तों? इसने आगरा शहर बसाया और उसको राजधानी भी बनाई थी। इसने आगरा शहर कब बसाया? 1504 में, 1504 में, और 1505 में राजधानी भी बना दी थी, ठीक है। तो बेसिक फैक्ट ये आपको ध्यान में रखना दोस्तों, एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। बड़े अगले प्रश्न की तरफ बिना समय गंवाए चलिए, अगला क्वेश्चन मैं आपकी स्क्रीन पर ला रहा हूं। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी है भाई, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ये वाला क्वेश्चन बताएंगे आप लोग। क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़िए अच्छे से। क्वेश्चन कह रहा है कि 33वें ओलंपिक खेल पेरिस के अलावा अन्य कितने शहरों में आयोजित किए गए? बताइए, 18, 17, 15 या 16? दोस्तों 33वां पेरिस ओलंपिक है दोस्तों, एग्जाम में पूछा जाता है। पेरिस में दोस्तों तीसरी बार हुआ दोस्तों, है ना, तीसरी बार आयोजित हुआ दोस्तों, 100 साल बाद कहो तो, है ना, ठीक है। फिलहाल इसका आंसर बताएंगे दोस्तों। क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जाता है कि पेरिस ओलंपिक किस नदी के तट पर मतलब हुए दोस्तों, तो नदी भी ध्यान रखना, सीन नदी, है ना। इसका जो आंसर होगा मेरे मित्रों, इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, 16 शहरों में, अन्य 16 शहरों में भी आयोजित किए गए। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है दोस्तों, ठीक है। इसका उद्घाटन दोस्तों किसने किया था? एमिलो मैक्रो, फ्रांस के राष्ट्रपति एमिलो मैक्रो ने इसका उद्घाटन किया था दोस्तों यहाँ पर, ठीक है, 33वें पेरिस ओलंपिक का दोस्तों, ठीक है। 32वां पेरिस ओलंपिक दोस्तों टोक्यो में हुआ था, ये भी ध्यान रखना आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 18 बताएंगे फिलहाल आप लोग। पेरिस ओलंपिक 2024 के उद्घाटन समारोह के में भाग्यश्री जाधव और के साथ किसे भारतीय ध्वजावाहक चुना गया था? बताइए दोस्तों, अभिनव बिंद्रा, शीतल देवी, सुमित अंतिल या दीप्ति जीवन नजी? बताइए दोस्तों क्या आंसर होगा। ये वो चुनिंदा टॉपिक्स हैं जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आना फिक्स है, तो अंत तक मेहनत करना आप लोगों को, अंत तक मेरे साथ बने रहना दोस्तों, ठीक है। फिलहाल आप लोग इसका आंसर बताएंगे क्या होने वाला है इसका आंसर। तो बिल्कुल यहां पर जो प्रश्न का आंसर रहेगा वो सुमित अंतिल होगा दोस्तों, सुमित अंतिल दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब होने वाला है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? भूटिया नृत्य निम्न में से किस राज्य में किया जाता है? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, मिजोरम और सिक्किम? बताइए दोस्तों, सभी वीर बताएंगे दोस्तों। मिजोरम में दोस्तों चेराव नृत्य बहुत पूछा जाता है, चेराव, चेराव नृत्य बहुत पूछा जाता है, चेराव नृत्य बहुत पूछा जाता है। खुल्लम नृत्य बहुत पूछा जाता है, खुल्लम नृत्य, खुल्लम नृत्य, खुल्लम नृत्य, ये जो खुल्लम नृत्य है दोस्तों ये भी बहुत पूछा जाता है दोस्तों। चेराव, खुल्लम और एक और नृत्य ध्यान रखना, थांगलम, थांगलम, थांगलम नृत्य भी मैं इसको सही से लिख देता हूं ताकि आपको अच्छे से दिखे। थांगलम नृत्य, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूं थांगलम नृत्य। चेराव नृत्य दोस्तों बांस नृत्य भी कहा जाता है, थांगलम नृत्य, ठीक है। तो ये आप लोग ध्यान रखना, बेसिक फैक्ट, ठीक है। आंध्र प्रदेश में दोस्तों भामकल्पम, कुम्मी, सिद्धि माधुरी, ठीक है, बोनालू, गोबी नृत्य, तपेता गुल्लू, सारे इंपोर्टेंट, धीमसा, ये सारे आंध्र प्रदेश के हैं। हमारे इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो सिक्किम होगा गुरुजी, सिक्किम। अपने प्रश्न का इसका आंसर क्या होगा स्टूडेंट्स? हमारे जो प्रश्न का आंसर होगा मेरे वीरों वो होगा सिक्किम, टिक कर लो सिक्किम। इस प्रश्न का जो आंसर है वो डी ऑप्शन है, मैंने सी का लिख दिया, डी ऑप्शन है। क्या होगा इसका आंसर? डी ऑप्शन है स्टूडेंट, डी ऑप्शन, डी ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, ये प्रश्न बताइएगा, बहुत ही शानदार। अच्छा ये नया पेज आ गया, कोई बात नहीं, ये प्रश्न बताइए आप लोग। रंगास्वामी कप किस खेल से संबंधित है? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, हॉकी या फुटबॉल? तो गुरुजी ये जो रंगास्वामी कप की बात करी जा रही है ये हॉकी से संबंधित है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न बताएंगे आप लोग, अगला क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन कह रहा है गुरुजी ओवल स्टेडियम का संबंध किस खेल से? बताइए। पहला ऑप्शन है फुटबॉल, दूसरा ऑप्शन है हॉकी
तीसरा ऑप्शन है बास्केटबॉल और चौथा ऑप्शन है क्रिकेट। बताइए दोस्तों, ओवल स्टेडियम का संबंध किस खेल से है? फुटबॉल, हॉकी, बास्केटबॉल या क्रिकेट? ये अगर ओवल स्टेडियम की बात करें दोस्तों, स्टेडियम की बात करें तो ये क्रिकेट से है दोस्तों, क्रिकेट से संबंध। चिन्ना स्वामी स्टेडियम भी दोस्तों क्रिकेट, बेंगलुरु, ठीक है। ईडन गार्डन भी कोलकाता, ये भी दोस्तों क्रिकेट से संबंधित है, ठीक है। नरेंद्र मोदी स्टेडियम दोस्तों ये भी क्रिकेट से संबंधित है, अहमदाबाद में। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन बहुत ही अल्टीमेट है ये, कि क्या कह रहा है क्वेश्चन, दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद को खत्म करने के लिए नोबेल शांति पुरस्कार किसे मिला था दोस्तों? इंपॉर्टेंट हो सकता है, आपके एग्जाम में आ सकता है ना। बताइए दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका के अंदर दोस्तों रंगभेद को खत्म करने के लिए नोबेल पुरस्कार किसे मिला था दोस्तों? महात्मा गांधी जी को, नेल्सन मंडेला को, रविन्द्रनाथ टैगोर जी को, या फिर अल्बर्ट जॉन लुटुली? फिलहाल इसका आंसर बताएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो इसका आंसर भी इंपॉर्टेंट तरीके से टिक करेंगे। कौन है? नेल्सन मंडेला दोस्तों। किसको मिला था? नेल्सन मंडेला को मिला था दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। चलिए फिलहाल इसका आंसर बताएंगे, बहुत ही शानदार। दिल्ली सल्तनत की राजकीय भाषा कौन थी दोस्तों? बताइए, दिल्ली सल्तनत की राजकीय भाषा कौन सी थी? उर्दू, तुर्की, अरबी या फारसी? दिल्ली सल्तनत की राजकीय भाषा कौन सी थी? तो दिल्ली सल्तनत की राजकीय भाषा फारसी, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन, दीवान ए बंदगान दिल्ली सल्तनत का केंद्रीय विभाग था, डैश से संबंधित था। ये किससे संबंधित था? ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे भाई, ध्यान रखना। बकाया, न्याय, गुलाम या मानव अधिकार? क्या आंसर होगा? दीवान ए बंदगान दिल्ली सल्तनत का केंद्रीय विभाग था, किससे संबंधित था? यह संबंधित था दोस्तों गुलाम से। दोस्तों किससे संबंधित था? गुलाम से। तो यहां पर आप लोग ऑप्शन नंबर सी को क्लिक करेंगे, ऑप्शन नंबर सी, गुलाम से संबंधित था। सी ऑप्शन इसका सही जवाब है। यह प्रश्न बताइएगा, संचित निधि का प्रावधान किस अनुच्छेद में? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। आर्टिकल 262, आर्टिकल 263, आर्टिकल 267, आर्टिकल 266? पहले तो आंसर टिक करेंगे आर्टिकल 266। अब देखिए एक एक इंपोर्टेंट, यहाँ पे अंतर्राज्यीय जल विवाद, अंतर्राज्यीय नदियों के बारे में बताया गया 262 में, लिख लो। अंतर्राज्यीय नदियां, अंतर्राज्यीय नदियों के बारे में बताया गया। अंतर्राज्यीय नदियां। आर्टिकल 263 में क्या? अंतर्राज्यीय परिषद, लिख लो। अंतर्राज्यीय परिषद, अंतर्राज्यीय परिषद, अंतर्राज्यीय परिषद, ठीक है। अंतर्राज्यीय परिषद, अंतर्राज्यीय परिषद, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। और आर्टिकल 267 क्या कहता? आकस्मिक निधि, आकस्मिक निधि, आकस्मिक निधि, ठीक है। तो ये चारों ही आर्टिकल आपको ध्यान रखना है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ये चारों ही आर्टिकल ध्यान रखना, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, इसका आंसर बताइएगा। फिलहाल एक स्वायत्त निकाय के रूप में भारतीय संसदीय समूह का गठन किस वर्ष किया गया था? साथ ही ये आरपीएफ कांस्टेबल का क्वेश्चन है, आरपीएफ कांस्टेबल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। आरपीएफ कांस्टेबल 2019, आरपीएफ कांस्टेबल 2019 का क्वेश्चन है दोस्तों। ये आप जाकर सर्च भी कर सकते हैं, आरपीएफ कांस्टेबल 2019 का क्वेश्चन है। बताइए, तो इसका आंसर होगा 1949 में दोस्तों, ठीक है। तो इस समूह का गठन कब, किस वर्ष में किया गया था? 1949 में इसका गठन किया गया था दोस्तों। अगला क्वेश्चन मेरे वीर आपकी स्क्रीन पर है, बताएंगे इसका आंसर। संसदीय कानूनों में संशोधन किस बहुमत द्वारा किए जा सकते हैं? बताइए। पहला ऑप्शन है पूर्ण बहुमत द्वारा, दूसरा ऑप्शन है प्रभावी बहुमत द्वारा, तीसरा ऑप्शन है संसद के विशिष्ट बहुमत द्वारा, चौथा ऑप्शन संसद के सामान्य बहुमत द्वारा। बताइए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये भी दोस्तों, आपके एग्जाम के क्वेश्चन है भाई। आरपीएफ कांस्टेबल में भी ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। ये भी क्वेश्चन दोस्तों आरपीएफ कांस्टेबल में ही पूछा गया। आरपीएफ कांस्टेबल, ये क्वेश्चन भी आरपीएफ कांस्टेबल 2019 में पूछा गया है। फिलहाल इसका आंसर जो होगा वो संसद के सामान्य बहुमत द्वारा, संसद के सामान्य बहुमत द्वारा। तो आपका ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है दोस्तों, डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, बताइए इसका आंसर। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किसने सर्वश्रेष्ठ फीचर एनिमेटेड फिल्म के लिए ऑस्कर पुरस्कार जीता? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर के क्वेश्चन हैं दोस्तों, है ना। प्रमुख नियुक्तियां, पुरस्कार, प्रमुख सूचांक, ये अच्छे से पढ़ने हैं आप लोगों को, है ना। और दोस्तों मोदी 3.0 दोस्तों जो भी है कैबिनेट मिनिस्ट्री है वो भी अच्छे से पढ़नी है, वहां से भी क्वेश्चन आपको पूछे देखने को मिल सकते दोस्तों, ठीक है।
तो आप लोग पढ़ना जरूर, क्योंकि आरपीएफ एसआई में भी पूछा गया था दोस्तों, है ना। भारत के रक्षा मंत्री कौन है दोस्तों? नितिन गडकरी। ऐसे क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, है ना। हेल्थ मिनिस्ट्री पूछी गई थी। तो इसका आंसर क्या होगा? द बॉय एंड द हीरोन। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, क्या होगा? द बॉय एंड द हीरोन। ऑप्शन सी इस प्रश्न का फिलहाल बिल्कुल सही आंसर है। जितने भी स्टूडेंट सी ऑप्शन को लॉक कर रहे हैं यहां पर, उनका जवाब पूर्णतः सत्य है दोस्तों। निम्न में से किस सर्वश्रेष्ठ मुख्य अभिनेत्री का ऑस्कर पुरस्कार 2024 से जीता? किसे मिला है दोस्तों, बताइए। निम्न में से किसे ऑस्कर पुरस्कार, किस अभिनेत्री को ऑस्कर अवार्ड 2024 जीता मिला है दोस्तों? जीतना कर दो या मिला है, बात एक ही है, बताइए। लिली ग्लैडस्टोन को, कैरी मुलिगन को, सैंड्रा हुलर को या एम्मा स्टोन को? ये 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर हैं, बताइए इनमें से क्या ऑप्शन रहेगा इस प्रश्न के लिए। निम्न में से किसे सर्वश्रेष्ठ मुख्य अभिनेत्री का ऑस्कर अवार्ड 2024 जीता है दोस्तों? किसने जीता है? तो बिल्कुल सभी का आंसर आना चाहिए गुरुदेव। इसका जो आंसर होगा वो एम्मा स्टोन होगा, एम्मा स्टोन। फिलहाल इस प्रश्न का जो हमारे ऑप्शन का जो आंसर रहेगा वो ऑप्शन नंबर डी रहेगा, ऑप्शन नंबर डी रहेगा। यह प्रश्न बताइए, बहुत ही शानदार और अल्टीमेट क्वेश्चन है। सल्तनत काल के दौरान दीवान ए इंशा निम्न में से किस विभाग से संबंधित था दोस्तों? दान ए पुण्य विभाग, बकाया विभाग, समाचार विभाग, कृषि विभाग। इस बार ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई साहब, ठीक है। हल्के में ना ले इस क्वेश्चन को, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए इसका आंसर क्या होगा? सभी स्टूडेंट को आंसर बताना भाई साहब, ये आंसर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल इसका आंसर होगा समाचार विभाग दोस्तों, ठीक है। समाचार विभाग के साथ दोस्तों आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं दोस्तों, ठीक है। सेशन कैसा लगा, कैसा रहा आप लोगों का रिवीजन, बताइए दोस्तों। अगर सेशन पसंद आया हो तो सेशन को बिना लाइक करे मत जाना दोस्तों, और जितना हो सके मेरे सभी भाई बहन मिलकर आज इस क्लास को शेयर करेंगे। एक बार आप लोग जल्दी से सेशन को शेयर कर लो अपने सभी मित्रों के साथ, फेसबुक, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, जिस भी प्लेटफॉर्म तक रीच आप शेयर करिएगा अपने सभी भाई बहनों तक दोस्तों, ठीक है। क्योंकि कम समय में क्या पढ़ें दोस्तों, अक्सर बच्चों के माइंड में यही डाउट रहता है कि गुरुजी हम क्या पढ़ें, जीके जेस में कहाँ से पढ़ें, क्या आएगा, कितना पढ़ें, कौन से टॉपिक इंपोर्टेंट है, ठीक है। तो इन सब कुछ बिना छोड़कर दोस्तों मैं जिस हिसाब से प्रैक्टिस कर रहा हूँ उन पर फोकस करिए, और दोस्तों उनसे रिलेटेड टॉपिक्स की प्रैक्टिस करिए। मैं दावे के साथ कहूँ 30-35 तो इजी क्रैक कर जाओगे, वो भी सही है ना। गुड लक वाले क्वेश्चन सही करके आओगे, जिन पर आपको श्योरिटी है वो क्वेश्चन सही करके आओगे। तो ये वही टॉपिक्स है ना जहां से क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। अगर आप लोग चैनल पर पहली बार विजिट करें या क्लास को फर्स्ट टाइम वॉच करें तो एक बार इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लेना, ताकि जब भी मैं नई क्लास लेके आऊं तो यूट्यूब सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको ही भेजेगा दोस्तों, ठीक है। अगर किसी भी क्वेश्चन से किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट हो तो दोस्तों ये कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए बनाया हुआ, आप लोग यहाँ कमेंट करिए, आपके रिप्लाई कमेंट के मिल जाएंगे दोस्तों, है ना। ये ना सोचे कि गुरुजी कमेंट नहीं पढ़ते, मैं सभी के कमेंट्स देखता हूं दोस्तों, ठीक है। अब बात करें गुरुजी हमें रिवीजन के लिए पीडीएफ दीजिए, तो पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो दोस्तों। पीडीएफ अगर आप चाहते हैं रिवीजन के लिए तो मेरे सभी भाई बहनों से रिक्वेस्ट है कि टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो। जल्दी से एक बार टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे। और गुरुजी टेलीग्राम ग्रुप का लिंक हमें मिला है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, और मैंने दोस्तों कमेंट बॉक्स में भी इस टेलीग्राम ग्रुप का लिंक पिन कर दिया है। आप लोग वहां से जाकर ज्वाइन हो जाइए, और जितना भी मैंने आरपीएफ कांस्टेबल के लिए पढ़ाया है वो सभी पीडीएफ आपको वहां मिल जाएंगी, ठीक है। मैथ के लिए मैंने प्लेलिस्ट बनाई है, आप वहां से मैथ की प्लेलिस्ट देखकर क्वेश्चंस इजीली तैयार कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो कल हम दोस्तों इसी टाइम पर मिलेंगे 8 बजे एक और नई क्लास के साथ, एक और नए संभावित पेपर के साथ दोस्तों, ठीक है। तब तक के लिए मेरे मित्रों, ठीक है, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। धन्यवाद दोस्तों, मेहनत करते रहिएगा दोस्तों, ठीक है, धन्यवाद।